नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ और तैयारी करिए दोस्तों, जल्दी ही आपके एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं। तो आज हम पीछे की कक्षाओं की भांति इस कक्षा में भी अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान और अपना जो पहला पाठ रहेगा जीव मंडल। तो दोस्तों, जो अभी अभी मेरे इस YouTube चैनल पे नया विद्यार्थी आया है वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि व्यू अधिक होते हैं और लाइक कम होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें यार साथ साथ में। और ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप एक लाइक वाला बटन दबा दोगे तो किलोमीटर वाला जो आपकी सुई है वो पीछे ऊपर चली जाएगी। तो रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जब अध्ययन कर रहे हो तो उसमें लाइक का बटन तो आप प्रेस कर ही दो। उसके बाद में लाइक, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो किसी भी टीचर की, तो यार उसका चैनल सब्सक्राइब करने का एक छोटा सा काम होता है, वो आप ज़रूर कर दें, जिससे वो उसका मनोबल है वो बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए आप एनसीईआरटी और आरबीएससी से संबंधित जो बुकें हैं उनका अपना अध्ययन चल रहा है और पीछे की कक्षाएं देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का अपना पाठ है जैव विविधता। जैव विविधता में बात करें पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का समस्त भाग पृथ्वी का समस्त भाग पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है, जहाँ पर लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी की ठोस सतह वाले भागों को क्या कहा जाता है? जहाँ पर ठोस सतह होती है उस भाग को कहा जाता है स्थलमंडल। बात करें पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? तो जलमंडल। धरातल से ऊपर गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। उसके बाद में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सौर ऊर्जा या सूर्य है। क्या है? सूर्य। जैवमंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जैवमंडल के जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, एक वनस्पति जगत और एक जीव जगत। ठीक है। जैविक अजैविक पर्यावरण के अंतः संबंध को क्या कहा जाता है? तो पारितंत्र कहा जाता है। यानी जिसमें जैविक और अजैविक पर्यावरण का अंतः संबंध पाया जाता है उसे पारितंत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव के रूप में हस्तांतरित होती है। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे जीव में स्थानांतरित या हस्तांतरित होती है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे हो और तथा एक श्रृंखला के रूप में हो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। यानी ये भी ध्यान देना कि पर्वत वही कहलाएंगे जो समुद्र तल से कितने ऊंचे हो? 600 मीटर ऊंचे हो। कम से कम कितने ऊंचे हो? 600 मीटर। मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में 10,220 मीटर। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। पर्वतों के जिस तरह वर्षा होती है उसे कहा जाता है पवनामुखी। यानी जिस तरफ पर्वतों के जिस साइड में वर्षा हो रही है उसे पवनामुखी कहा जाता है। हिमालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो हिमालय में गद्दी, बकरवाल और भोटिया पाया जाता है। ये जनजातियां हैं हिमालय क्षेत्र की, ध्यान देना, गद्दी, बकरवाल और भोटिया। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? नदी। ठीक है, एक ही धारा के रूप में बहने वाला जल है प्राकृतिक रूप से, वो क्या कहलाता है? नदी। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाती है? मौसमी नदियाँ कहलाती है, केवल जो वर्षा ऋतु में बहती है। स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ बहती है क्या कहलाती है? बेसिन। समुद्र के किनारे का स्थल क्या कहलाता है? तट कहलाता है। समुद्र के किनारे का स्थल क्या कहलाता है? तट कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, यानी जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। 3 ओर से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। और मांजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, और दूसरा पार्ट है वायुमंडल और जलवायु। किस गैस के उपयोग से
अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करते हैं। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ जाता है? तो जब वातावरण में कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो वातावरण क्या हो जाएगा? तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ेगा। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? तो भूमंडलीय तपन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न करती है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल के क्या कहलाती है? यानी वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल को जल वाष्प कहते हैं। क्षोभमंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। धूल कणों में ऐसा क्या होता है कि हमें आकाशगंगा का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, परिवर्तन नहीं, प्रकीर्णन होता है, याद रखना, आकाश का प्रकीर्णन होता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? तो संघनन कणों के कारण। यानी जो सुबह और शाम सुबह सूर्य की जो अपने को लालिमा दिखाई देती है वो किसके कारण होती है? संघनन के कारण, ठीक है। और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, आकाश का रंग अपने को नीला दिखाई देता है, वो धूल कणों के कारण देता है। ये प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। चलिए बात करें तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर, यानी न्यूनतम 8 किलोमीटर और अधिकतम कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। ये भी ध्यान देना, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई पूछा जाए, औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 8 किलोमीटर और अधिकतम कितनी? 18। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा का किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ सीमा अथवा शांत सीमा भी कहा जाता है। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा होना, तूफान आना, ये घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभमंडल में। समताप मंडल वायुमंडल किस ऊंचाई पर है? तो 50 किलोमीटर में। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल किस परत में वायुयान किस परत पे उड़ते हैं? तो वायुयान है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत किस का अवशोषण करती है? तो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। चलिए, अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड किस परत में नष्ट होता है? यानी अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड है वो कौन सी परत में नष्ट हो जाती हैं? तो ये मध्य मंडल में आके क्या होते हैं? नष्ट होते हैं, ठीक है। मध्य मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 80 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी के प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे कहाँ परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है? तो याद रखना है आयन मंडल में। यानी जो रेडियो है, या हम बात करें जितने भी उपकरण अपने के मोबाइल वगैरह जो चल रहे हैं, ये किससे चल रहे हैं? आयन मंडल से। आयन मंडल की औसत क्षेत्र कौन सा है? तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर का क्षेत्र है वो आयन मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तो बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना ये दोनों गैस इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस हल्की गैसों में से आती है, ठीक है। किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? तो मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। चलिए बात करें किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो तापमान है, वायु है, वर्षा है, दाब है, आर्द्रता है, पवना है, ये वायुमंडल के मुख्य तत्व हैं। ध्यान देना, ये वायुमंडल के मुख्य तत्व है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा? कमी आएगी या बढ़ेगा? तो तापमान में कमी आएगी। ध्रुव पे बर्फ जमी रहती है तो तापमान क्या होगा? कम होगा। ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ हम लोग आएंगे तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होता है? तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान भी कम होता जाता है, ध्यान रखना है। पृथ्वी सूर्य से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? तो लघु तरंग के रूप में। उसके बाद रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश किस रूप में परावर्तन होता है? तो दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में परावर्तित होता है। तापमान की मापने की इकाई क्या है? फारेनहाइट और सेंटीग्रेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। धरातल से क्षोभ मंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो प्रति 165 किलोमीटर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कमी होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब पड़ता है? तो लगभग 1 किलोग्राम। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र तल पे। याद रखना बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो समुद्र तल पे। वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायुदाब होता है कम,
वायु दाब क्या होता है? कम होता है। वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिली बार है, याद रखना। क्या है? मिली बार है वो वायु दाब को मापने की इकाई है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर, वायु दाब मापी। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दिक्सूचक या एनीमोमीटर। पवनों से आने वाली पवने पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो पर्वतीय समीर। घाटी से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? घाटी समीर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में बहने वाली वायु क्या कहलाती है? पवन। पवनें कितने प्रकार की होती है? तो पवनें 3 प्रकार की होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है। स्थायी पवनें, समसामयिक या मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थायी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, याद रखना है। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ठीक है, याद रखना। पवनें कितने प्रकार की? 3 पवनें होती है। स्थायी है, समसामयिक है यानी जिसको मौसमी कहते हैं, और स्थानीय पवनें। उसके बाद में स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, ये क्वेश्चन कई बार आता है। व्यापारिक पवनें वो किसके अंतर्गत आती है? स्थायी पवनों के अंतर्गत आती है। पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। चलो, उसके बाद में वे पवनें जो ऋतु अथवा मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है क्या कहलाती है? तो मौसमी और समसामयिक पवनें। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थानीय पवनें कहलाती है। रॉकी पर्वत अमेरिका में है, ध्यान देना। रॉकी पर्वत क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? तो चिनूक के नाम से जानी जाती है। रॉकी पर्वत पर चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, ये ध्यान देना। चिनूक है, ये किस प्रकार की पवनें हैं? स्थानीय पवनें हैं। और स्थानीय पवनें क्या कहलाती है? जो रॉकी पर्वत पर जो स्थानीय पवन चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? चिनूक के नाम से जाना जाता है। यूरोप में चलने वाली, ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन है, ये भी स्थानीय पवन है, किस नाम से जानी जाती है? फोन व मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है। अब ध्यान रखना है, फोन या मिस्ट्रल कहाँ चलती है? तो यूरोप महाद्वीप में चलती है स्थानीय पवनें। वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? तो आर्द्रता कहलाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। सेवनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवातीय वर्षा होती है। चलिए बात करें आगे, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो विश्व की अगर बात करें तो 117 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है विश्व में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्वत रेखीय क्षेत्र, यानी विश्वत रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ध्यान रखना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। समुद्रों से तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी रहती है? तो सम रहती है। निम्न वायु दाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायु दाब को क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। ये ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न वायु दाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायु दाब पैदा होता है, वहाँ किसका निर्माण होता है? चक्रवात का निर्माण होता है। उच्च वायु दाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायु दाब का पैदा होना, या निम्न वायु दाब को क्या कहा जाता है? प्रति चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रवात भी 2 प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है और एक उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है तो घड़ी की सुई की ओर। अब ध्यान देना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात होते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी प्रकार से प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चलती है। प्रति चक्रवात है वो दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के साथ चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा की ओर चलते हैं। उसके बाद में बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार का चक्रवात है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं बार बार। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज तथा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यानी अपने जो आते हैं तो हम यही कहते हैं चक्रवात आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, उसी को उष्ण कटिबंधीय क्या कहते हैं? विली विलीज कहा जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट है अपना जल। जल की बात करते हैं, और जल में बात करें, विश्व की प्रमुख जल
विश्व की प्रमुख जल किनारे विकसित सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, यानी पानी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई है विश्व में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है यहाँ पे। सिंधु है, सिंधु सभ्यता ये भारत में, विहंगो सभ्यता चीन में, मेसोपोटामिया की सभ्यता अरब में है, मेसोपोटामिया दजला फ्रात नदी के किनारे इराक ईरान में यानी अरब क्षेत्र में विकसित हुई थी। नील नदी की सभ्यता मिस्र में। माया और एडजेल की सभ्यता, याद रखना, माया और एडजेल की सभ्यता है वो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको क्षेत्र है वहाँ पर है, और इनका की सभ्यता है ये अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन है, किसी सभ्यता को एक को पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बात करें आगे। जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर, ध्यान देना इस चित्र की तरफ आप ध्यान देना कि जब जल किस विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर, यानी वाष्पीकरण यहाँ हो रहा है, याद रखना, वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुण्य वहीं पहुँच जाता है। यहाँ पर फिर क्या होता है, संघनन क्रिया होती है और ये वर्षा द्वारा वापिस यहीं पहुँच जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जल चक्र कहलाता है। यानी ये क्या हो रहा है, ये देखो कि यहाँ से समुद्र है, महासागर है, महासागर से संघनित होकर वर्षा ऊपर उठी, ऊपर उठने के सूर्य के ताप के साथ में ये क्या हुआ, संघनन हुआ, और संघनन होने कर बादलों का निर्माण, और बादलों पे फिर यहाँ वर्षा हुई, और वर्षा का जल है वो बहाव के साथ कुछ बर्फ़ में जम जाता है, उसके बाद में कुछ धरती से और भूमिगत जल हो जाता है, कुछ नदियों के द्वारा झीलों में इकट्ठा होकर वाष्पित होकर वापस महासागरों की तरफ। तो ये क्या बन रहा है, ये जल चक्र बन रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यानी जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुण्य वहीं पहुंच जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, जल चक्र। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। कहाँ पर होती है, मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी मेघालय क्षेत्र में। पृथ्वी का पर मौजूद जल कितने प्रतिशत पीने योग्य है, तो पीने योग्य जल है वो अपने पास 2.5% ही है। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे खारी झील है वो टर्की झील है, वो तुर्की में वॉन झील है। ये मैंने अपनी कम्युनिटी में ऐसा क्वेश्चन है वो डाल रखा है, तो कम्युनिटी के क्वेश्चन आप देखा करो। कम्युनिटी में वही क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो किसी न किसी बड़े एग्जाम में आए हुए हैं और वो क्वेश्चन दोबारा आने की संभावनाएं रहती है, तो वो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डालता हूँ और बहुत ही उच्च क्वालिटी के क्वेश्चन डालता हूँ। आपको ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में अपने कम्युनिटी के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो आप कम्युनिटी में ज़रूर जाके उसको लाइक ज़रूर करें, उसमें अपना मत ज़रूर दें कि आप उसमें कौन सा उत्तर है वो चूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में डाल रखा है। तो विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो विश्व की खारी झील है वो वॉन झील है। ठीक है, और तुर्की में है। कहाँ पर है, तुर्की में। ओटोमन साम्राज्य का भाग था तुर्की। ठीक है, तो यहाँ पर इस झील के में लवणता की जो मात्रा है वो 330, ठीक है, 330% है। ठीक है, याद रखना है इसमें। और जो बच्चे अभी अभी मेरे इस YouTube चैनल पे आए हैं, वास्तव में उसको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने का, तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं वैसे ही मुख्य क्वेश्चन वन लाइनर जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वही चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा, और आपको ज़रूर इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित खारे पानी की झील है। तो याद रखना मृत सागर है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच है। कहाँ पर है, जॉर्डन और इजराइल के बीच है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल में खारेपन का कारण किससे माना जाता है। तो जल में खारेपन का जो कारण होता है, जल में जो खारेपन का कारण होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और अन्य लवणीय कारणों के कारण जल में खारेपन की मात्रा होती है। चलिए ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना कि यहाँ पे कुछ नगर दिए हुए हैं और उन नगरों के किनारे कुछ सागर, या बात करें झील, कौन से झील के किनारे हैं या कौन से सागर के किनारे हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। दिल्ली कौन सी है, यमुना नदी के किनारे हैं। और कौन से देश में, भारत में है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है, भारत में है। लंदन की बात करें तो टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे हैं। और कहाँ पर है, इंग्लैंड में। रोम है ये टाइबर नदी के किनारे, इटली में है। पेरिस है ये सीन नदी के किनारे हैं, ये फ्रांस में है। ठीक है, उसके बाद में बात करें मुंबई है वो हिंद महासागर के किनारे है, भारत का नगर है। चेन्नई ये हिंद महासागर के किनारे, भारत। न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया
अंटार्कटिक महासागर के किनारे यूएसए में है। बीजिंग प्रशांत महासागर के किनारे चीन में। सिंगापुर प्रशांत महासागर के किनारे सिंगापुर में है। उसके बाद में बात करें श्रीनगर की बात करें अपन तो श्रीनगर डल झील के किनारे भारत में है। पुष्कर झील के किनारे भारत में है। राजस्थान में पुष्कर, ठीक है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे यूएसए में है। डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे हैं, यूएसए में है। बेकफलो इरी झील के किनारे हैं और यूएसए में, ठीक है। चलिए बात करें कि राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है, तो राजस्थान के शेखावाटी और दक्षिणी राजस्थान में ये फ्लोराइड युक्त समस्या है। जो अपन बात करें नागौर वाला क्षेत्र है, जिसे हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, तो कुबड़ पट्टी वहाँ ये विशेषता ये कि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण और धीरे धीरे लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें क्या आता है, सिकुड़न आने लगता है, ठीक है, सिकुड़न आने लगता है। और उसी क्षेत्र में लोग है वो लोगों की कूब निकल जाती है, इसी कारण उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण के संकट को दूर करने के लिए प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 बनाया गया है। गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान व नमामि गंगे चलाए जा रहा है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण की विधियां बताइए, तो बूंद बूंद सिंचाई विधि यानी ड्रिपिंग पद्धति, फंवारा पद्धति, रूफ टॉप संग्रहण विधि, ठीक है, एनीकट निर्माण विधि, ठीक है। तो ये सभी जल संरक्षण की विधियां हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहा जाता है, तो सोना या नीला सोना है भविष्य का सोना, जल को कहा जाता है। व्यर्थ व बेकार पदार्थ क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। चलिए बात करते हैं भूमि की। वह प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो क्या कहलाता है, वन या वन भूमि कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं वन भूमि क्या होती है, कि वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वह वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं वन्य भूमि। कृषि भूमि वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि बेकार पड़ी वह भूमि जिसके कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं, जैसे ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि और दलदल क्षेत्र। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। चारागाह भूमि वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह भूमि कहा जाता है। उद्यान भूमि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उद्यान भूमि के अंतर्गत रखी जाती है। चलिए बात करते हैं वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ दी जाती है, जो उस भूमि को प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। पुरानी प्रतिभूमि यदि किसी भूमि को 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती उसे पुरानी प्रतिभूमि कहा जाता है। अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि ऊपर वर्णित भूमियों का उपयोग को छोड़कर कुछ शेष कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि, जैसे बात करें मानव अधिवास रहने के लिए, परिवहन के लिए, सड़कें बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, दुकानें खनन के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे बोला जाता है अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वन भूमि में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, तो वन भूमि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि कार्यों के उपयोग में नहीं लिया जा सकता तो बंजर भूमि कहलाती है। व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है उसे कहा जाता है कृषि योग्य भूमि। वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशु चारण हेतु तो यह चारागाह भूमि हो जाएगी। वह भूमि जिसमें फलदार वृक्ष लगाया जाता है तो उद्यान भूमि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उद्यान भूमि। अपन लोगों ने व्याख्या करके आए ऊपर। वह भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता है तो वर्तमान प्रतिभूमि। वह भूमि जिसमें 5 या 5 वर्ष से अधिक उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा जाता है तो पुरानी प्रतिभूमि। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों को भोजन पर आधारित विश्व के कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि को माना जाता है, तो 97% लोगों का भोजन का आधार क्या है, कृषि है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहा जाता है, निर्वहन कृषि। यानी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसे निर्वहन कृषि कहा जाता है।
किसान द्वारा फसल को केवल बेचने या उद्देश्य की से कृषि की जाती है तो व्यापारिक कृषि। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। स्वामित्व का निजी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की वह कुल भूमि भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 60% कृषि योग्य भूमि है भारत की। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत चारागाह उपयोग होता है? तो 4% पर चारागाह के उपयोग में ली जाती है। भारत की कुल भूमि कितने प्रतिशत वन है? तो 23% भूमि पर। कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना है? तो 11% है। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता में कमी आ जाना क्या कहलाता है? तो भूमि का अवनयन या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की तकनीकी क्या कहलाती है? पोल्डर कहलाती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने के लिए किस प्रकार की विधि का निर्माण किया जाता है? तो पोल्डर विधि का। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है काजरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन और वन्य जीव। किसी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष, लताएं, पौधे, झाड़ियां, घास, काई आदि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो वनस्पति कहलाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। और किस प्रकार के वनों की चर्चा कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की चर्चा कर रहे हैं अपन। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो ध्यान दो आप कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री नीचे यहाँ का मौसम है वो किस प्रकार का है? थोड़ा गर्मी का मौसम है। तो कठोर लकड़ी वाले क्षेत्र रोजवुड, ऑबुनस व महोगनी पाए जाते हैं। सैलवा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ब्राजील में सैलवा वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे 100%, ध्यान रखना है। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो ब्राजील के अमेजन जंगल, जिन्हें स्थानीय भाषा में सेल्वास कहा जाता है, ठीक है, उन्हीं को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? फेफड़े कहा जाता है। ब्राजील के अमेजन के जंगल, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगलों में पाया जाता है। याद रखना है। पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो नीम है, शीशम है, महुआ है, जामुन है, साल है, सागवान है। ये वन है, सभी पतझड़ वन है। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कठोर, मुलायम और दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। लकड़ी वाले वन है, ये बांस है, यूकेलिप्टस है और चीड़ है, ठीक है। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। कागज की लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ी प्रयोग में ली जाती है? तो शंकु एवं कोणधारी वनों की लकड़ी है वो कागज और लुगदी बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। बात करें कोणधारी वनों में प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो लारच है, स्पूस है, फाइन है और ब्रच, ये कोणधारी वनों के वृक्ष हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? तो सवाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान सवाना है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो लानोस के नाम से जाने जाते हैं। यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं तो स्टेपी कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पंपास और कंपास कहलाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ठीक है। कौन सी वनस्पति के पौधे की पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, वृक्ष कंटीले, जड़ें गहरी होती है? तो मरुस्थलीय वनस्पति के पेड़ पौधे में ऐसी विशेषता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण है तो बेर है, कैर है, खेजड़ी है, नागफनी है, कैक्टस है, बबूल है। क्योंकि हम अब जिस क्षेत्र से आते हैं उसका साधारण नाम आए बगैर रहा नहीं जाता, ठीक है ना। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो वालरस है, ध्रुवीय भालू है और सील है। खेजड़ी बलिदान दिवस कब का है? तो 1730 का है, जोधपुर के खेदरली गांव में। और उस समय राजा कौन था? अवैध सिंह था, ठीक है। और गिरधारी सिंह को भेजा था पेड़ काटने के लिए। खेजड़ी बलिदान का नेतृत्व किसने किया? तो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। खेजड़ी बलिदान दिवस में कितने लोगों ने बलिदान दिया? तो 363 ने दिया। पिपलांतरी गांव कहाँ स्थित है? तो राजसमंद में। यहाँ बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, ध्यान रखना है। खेजड़ी में वृक्ष मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। भादवे की 10वीं को खेजड़ी मेला है वो आयोजित किया जाता है। बात करें चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो चिपको आंदोलन गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, याद रखना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए चिपको आंदोलन की बात करते हैं। आपके सामने ये चित्र है, सुंदरलाल बहुगुणा जी है ये और गोरा देवी है, इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन होता है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, कुछ ऊंचे भागों में, टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सी क्षेत्र? टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के द्वारा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करूँ वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान देना। ये हिमाचल प्रदेश का चिपको आंदोलन, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों का ये देखा गया। खतरनाक बाढ़ों के कारण भूमि को धंसना साधारण सी बात हो गई थी, और इसके पीछे का कारण यह था कि व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों के द्वारा जंगल के वनों को काटना। ठीक है, किसके लिए वन काटे गए थे? व्यावसायिक ठेकेदारों के द्वारा। 1972 में उत्तराखंड के गाँव में महिलाओं ने पेड़ काटने का विरोध किया। और कब का है चिपको आंदोलन? 1972 का है। ठीक है, और उन वृक्षों में चिपक गए जिनके काटा जा रहा था, और गोरा देवी ने इसका नेतृत्व किया। बड़ी बात है, ध्यान देना, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, चलो उसके बाद में बात करें कि गोरा देवी के नेतृत्व में निवासियों द्वारा कार्य हुए चिपको आंदोलन के रूप में किया गया। इस आंदोलन का पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े थे। अब ध्यान देना कि चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पर्यावरणविद के रूप में हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े हुए हैं। चिपको आंदोलन से वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग के, ताकि हिमालय के 60% क्षेत्रों में, हिमालय के 60% क्षेत्रों में भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि का खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक दृश्यों का वृक्ष रोपण किया जाए। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति के पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरण का अनूठा उदाहरण है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो मैंने अंडरलाइन की है, वो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलो बात करें अपिको आंदोलन की। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में चला था अपिको आंदोलन। ध्यान देना, चिपको कहाँ चला ये भी ध्यान रखना। चिपको है वो हिमाचल के गढ़वाल क्षेत्र में चला था। और कब चला था? याद रखना, 1972 में चला था। कब चला था? 1972 में चला था चिपको। और अपिको आंदोलन की बात करें तो अपिको आंदोलन है ये कर्नाटक में चला था। और इस शुरुआत अपिको आंदोलन की शुरुआत है वो 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। तो अब ध्यान देना है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन हुआ जिसे अपिको कहा जाता है। और अपिको का अर्थ क्या है? बाहों में भरना। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपिको का अर्थ है। तो अपिको का क्या अर्थ है? बाहों में भरना। ठीक है, उसके बाद में बात करें राज्य के सिरसी जिले में, कहाँ पर? कर्नाटक के सिरसी जिले में सितंबर 1983 में सलकानी वन क्षेत्र में, कौन सा वन क्षेत्र है? अंडरलाइन कर लिख लेना इसको। सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे, तभी स्त्री पुरुष बच्चों ने पेड़ों के बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने को भागने के लिए मजबूर कर दिया। कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी की गई और यहाँ के लोगों ने हजारों वृक्षों को बचाया था। तो ये था अपिको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से और अपिको आंदोलन से कई बार क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी है। कौन है? सुंदरलाल जी बहुगुणा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अपिको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो अपिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक से है, सिरसी जिले से है। सितंबर 1983 में ये घटना घटित हुई। सलकानी वन क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किस पुस्तक में किया जाता है? तो लाल आंकड़ा किताब यानी रेड डाटा बुक में किया जाता है। विभिन्न परिवेश और मानव जीवन, विभिन्न परिवेश और मानव जीवन। बात करते हैं ठंडे मरुस्थलों की खेती किस प्रकार, ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? तो ग्रीन हाउस बनाकर की जाती है। विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? तो गोबी मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ग्रीनलैंड मरुस्थल है, अंटार्कटिका का मरुस्थल है, लद्दाख और तिब्बत का। ये विश्व के ठंडे मरुस्थल है। विश्व के गर्म मरुस्थल कौन से हैं? तो ध्यान देना है, सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, कालाहारी है, विक्टोरिया है। ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल की प्रकृति कैसी है? ठंडी है। मेटागोनिया की कैसी है? ठंडी है। ग्रीनलैंड की कैसी है? ठंडी है। अंटार्कटिका क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र, तिब्बत क्षेत्र ये की जो मरुस्थल है ये क्या है? ठंडे मरुस्थल है। सारा, थार, कलारी और विक्टोरिया ये क्या है? गर्म है। चलो बात करते हैं आगे। राजस्थान में थार मरुस्थल
कहाँ पर है? तो अरावली प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का कवास बाढ़ क्षेत्र कब प्रभावित हुआ? तो 2006 में हुआ। जालौर में बाढ़ कब आई? तो 2015 में आई। लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पाकिस्तान सीमा के किनारे 60 किलोमीटर लंबी पट्टीनुमा क्षेत्र का नाम लाठी सीरीज है, जिस क्षेत्र में पोखरण से होते हुए मोहनगढ़ तक फैली हुई। ध्यान देना, पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई लाठी सीरीज, ठीक है। यह एक भूगर्भीय जलपट्टी है, मीठे जल की जलपट्टी है ये। ध्यान देना, भूगर्भीय मीठे जल की जलपट्टी है। इस इलाके में सेवण घास पाई जाती है, ठीक है। याक और जोमो किस जगह इसके प्राणी है? तो शीत मरुस्थल के लद्दाख क्षेत्र के याक और जोमो, ठीक है। शीत मरुस्थल में पशु चारण करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? तो शीत मरुस्थल में पशु चारण करने वाली प्रमुख जनजातियां भोटिया, बकरवाड़, गुज्जर, चांगपा, बूटिया, मोंगपा, ये सभी की सभी यहाँ की जनजातियां। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है कि काराकोरम, ये जो चित्र दर्शाए गए, ये वाला जो दर्रा है, ये दर्शाया गया है, इस दर्रे को कहा जाता है काराकोरम। ये जम्मू कश्मीर का सीन है। कहाँ का सीन है? जम्मू कश्मीर का सीन है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन आगे लद्दाख के लोगों को पत्थर और गारे की ईंटों के बनने को क्या कहा जाता है? यानी लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? तो खंगपा कहलाते हैं। ध्यान रखना ही, क्या कहलाते हैं? खंगपा कहलाते हैं। उसके बाद में बात करें लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो भारत ईरानी और भारत मंगोल प्रजाति के लोग हैं वो लद्दाख के लोग माने जाते हैं। लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो छंग पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, याद रखना। दो पहाड़ों के बीच तंग रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो गंगा का मैदान है, ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है? तो हिमालय के भावर क्षेत्र में या भाबर क्षेत्र में नदियाँ हैं वो क्या हो जाती है? भूमिगत हो जाती है। हिमालय के जिस भाग में नदियाँ पुण्य धरातल पर प्रकट होती है तो क्या कहलाती है? तराई कहलाता है वो क्षेत्र। क्या कहलाता है? तराई। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को पोषित करने के प्रदेश को कहलाता है खादर। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के पोषित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बंगर। उसके बाद में प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो पपलर पेड़ का प्रयोग किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में खेतों की मेड़ पर कौन से पौधे लगाए जाते हैं? पपलर लगाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हैं? तो काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से है? तो काठियावाड़ का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मकालावार का। भारत के पश्चिमी पूर्वी मैदान कौन कौन से है? तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट मैदान कौन से? उसके बाद लेंगुन किस तट पर पाए जाते हैं? लेंगुन है ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। मालाबार तट पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मालाबार तट की बात करें तो मालाबार तट पर मोनोजाइट, जिरकिन, गार्नेट, ग्रेनाइट और थोरियम पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन कौन से बंदरगाहें हैं? तो कोझिकोड, कोच्चि, अलेप्सी और तिरुवनंतपुरम, ये सभी मालाबार तट के बंदरगाहें हैं, याद रखना। ये तटीय सीमाएं अपनी जो ब्लू लाइन से दिखाई जा रही है आपको, ये यहाँ से ब्लू लाइन से जो दिखाई जा रही है ये अपनी तटीय सीमाएं, याद रखना। इन नामों को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना कि ये जो भाग है, ये अपना जो पश्चिमी भाग है ये कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट है, और ये जो अपना पूर्वी भाग है ये कौन सा है? कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि बरसिम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्रों में बरसिम पाई जाती है। वेवनाद क्या है? तो वेवनाद एक झील है, ठीक है। समाज और हमारे दायित्व है। समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक, समानतावादी व मानवतावादी होनी चाहिए। ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या है? तो सोशल मीडिया ऑनलाइन संचार का माध्यम है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं? तो उचित आचरण करना, उत्पादक इकाई बढ़ाना, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, राजनीतिक जागरूकता, विवेकतापूर्ण मतदान, स्वच्छता और स्वास्थ्य, प्रशासन की सहायता करना और पर्यावरण की रक्षा करना, सेवा कार्य करना, ये सभी के सभी अपने उत्तरदायित्व हैं। चलिए लोकतंत्र और समानता की बात करें तो लोकतंत्र और समानता की बात करें तो लोकतंत्र का बुनियाद क्या है? तो लोकतंत्र का बुनियाद है वो कानून का संचालन है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? समानता होनी चाहिए लोकतंत्र में। चलिए बात करते हैं आगे। भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान का अधिकार मिल जाता है? तो 18 वर्ष के वयस्क होने पर मतदान का अधिकार मिल जाता है। अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार क्या कहलाते हैं? आरक्षण कहलाते हैं। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है? तो जनहित याचिका कहलाता है। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है? समतामूलक समाज कहलाता है।
सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करने और समानता देना क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन कि लैंगिक समझ में संवेदनशीलता, महिला व पुरुष में शारीरिक बनावट को देख के किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? तो लैंगिक भेदभाव कहलाता है। राजतरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन मिलता है? तो सुगंधा, दीदा और कोटा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? तो गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा का वर्णन मिलता है। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने के कार्य किस महापुरुष द्वारा किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किए? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले जाने जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितनी है? तो 928 प्रति हजार है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला शिक्षा अनुपात है तो 52.10 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान पुरुष साक्षरता का अनुपात है तो 79.20 है। ठीक है। महिला हेल्पलाइन कितनी है? तो 1090/1095/112। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 1090 भी है, 1095 भी है और 112 भी है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बाल बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। महिला व बाल कल्याण के सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो जननी सुरक्षा योजना। लिंगानुपात समानता के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भामाशाह योजना के तहत परिवार की मुख्य होती है तो महिला होती है, इसको अभी चेंज कर दिया जन धन में राजस्थान सरकार ने। ठीक है। राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बात करें, जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.17 है। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन है। जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत था? तो 2.51% था महिला साक्षरता। ठीक है। शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कौन से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था? तो किया जा रहा है तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। पॉलिस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट के निर्माण में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। राज्य में कितने जिला केंद्र उद्योग है? तो राज्य में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या 36 है। कितनी है? 36 है। चलिए बात करें ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में जापानी पार्क निमराना में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में मेट्रो सेवा कब प्रारंभ हुई? कहाँ चल रही है? तो जयपुर में चल रही है। ठीक है, 2015 की बात है वो। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा अन्य किस नाम से जानी जाती है? भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार। बात करें भारत के मतदाता कितने स्तरों की सरकार चुनती हैं? तो 3 स्तरों की सरकार चुनती है, स्थानीय स्वशासन की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया जाता है? तो 3 प्रकार की सूचियों में किया जाता है। संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो संघ सूची में सरकार के प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा जैसे 97 विषय। ध्यान देना, संघ सूची में कितने विषय? 97 विषय। चलिए बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में कौन कौन से हैं? तो पुलिस है, स्थानीय व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र है। तो 66 विषय हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची की सरकार कौन से कार्य करती है? शिक्षा का, वन का, मजदूर संघ का सहित 47 विषय। ठीक है। उसके बाद में राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। उसके बाद में बात करें आगे, पाल के लिए न्यूनतम आयु संबंधी योग्यता है तो राज्यपाल है, ये ध्यान देना। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद कहलाता है। राज्यपाल की सलाह पर नियुक्त होता है तो नियुक्ति किसकी होती है? ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। राजस्थान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है अभी वर्तमान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा द्वारा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए और 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। याद रखना, 34 अनुसूचित SC के लिए 34 है और ST के लिए 25 है। विधायक
निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधायक के लिए 25 वर्ष की आयु है। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है? तो विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहाँ है? तो जयपुर में। खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। राज्य में सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए बात करते हैं राजस्थान सरकार के लोक कल्याण की। तो लोक कल्याण की बात करें तो लोक कल्याण में नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकते हैं? तो ई गवर्नेंस के माध्यम से। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? तो ई मित्र है, अटल सेवा केंद्र है, सूचना कियोस्क है, राजस्थान पोर्टल है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सन 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना, सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना? तो 2005 में बना था। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम कब लागू हुई? तो 2011 में लागू हुई। राजस्थान सुनवाई का अधिकार कब लागू किया गया? तो 2012 में लागू किया गया। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के टोल फ्री नंबर कितने? 108 है। कितने? 108। चलिए उसके बाद में बात करते हैं संचार के माध्यम व लोकतंत्र। संचार माध्यमों के कितने रूपों में विभाजित किया जाता है? तो संचार माध्यमों को 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। मुद्रण, वार्तालाप, इलेक्ट्रॉनिक। संचार माध्यम मीडिया के रूप है। तो मुद्रण माध्यम है, उसमें समाचार होते हैं, पत्र पत्रिका होती है, पुस्तक होती है और जर्नलिस्ट होते हैं। वार्तालाप माध्यम है, टेलीफोन है, मोबाइल है, फ़ोन है और वीडियो फ़ोन है आदि। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ऑडियो वीडियो कैसेट है, डिस्क है, ये सभी। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान है वो शुरू किया गया था। तो ये चीज़ थी दोस्तों अपनी क्लास। इसमें अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक या शेयर जरूर करें। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।